इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक काल यानी कि वैदिक सभ्यता को। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो सभ्यता आती है वो वैदिक सभ्यता है। और ये जो वैदिक सभ्यता है ना, इसका जो भी डिटेल हमारे पास है वो सब रिटर्न फॉर्म में है। लेकिन जो भी है ना वो वैदिक ग्रंथों में आधारित है। ठीक है, वैदिक ग्रंथों के बेस पे ही इस सभ्यता का जजमेंट लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। वेदों से जानकारी प्राप्त होने के कारण इसे वैदिक काल या वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक, इसको ना दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है उसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। ठीक है, ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय रहता है। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व इसका समय रहता है। ठीक, अब सबसे पहले हम यहाँ पे पूर्व वैदिक काल को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इसकी भौगोलिक स्थिति को देखेंगे। ठीक, वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो आर्य थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऋग्वैदिक आर्य लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, क्योंकि मैंने डिटेल को बहुत शॉर्ट बनाया हुआ है और मेन मेन चीज़ों को यहाँ पे डाला हुआ है। तो पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में तुर्किस्तान और दक्षिण में हरियाणा तक ये पूरा साम्राज्य इनका फैला हुआ था। हिमालय को ये हिमवत कहते थे और एक मूजवत पर्वत का जिक्र मिलता है। अब देखो, मैंने जहाँ तक कहीं ना कहीं मैंने रामायण महाभारत में भी सुना है, कहीं पे मंजूवत पर्वत का जिक्र मिलता है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो है मूजवत पर्वत लिखा हुआ था, उसमें मैंने यहाँ पे वही लिखा है। एक बार इस फैक्ट को आप भी चेक कर लीजिएगा कि वो मंजूवत पर्वत का ही नाम कहीं मूजवत तो नहीं दे दिया है। ठीक है, मूजवत पर्वत में सोम वनस्पति मिलती थी, इसलिए इसका जिक्र आया है। हो सकता है आयोग पूछ दे कि सोम वनस्पति किस पर्वत पे मिलती है। ठीक, मिलती थी एक्चुअली। मरुस्थल को धनव कहा गया। ठीक है, मरुस्थल तो आपको पता ही होगा, धनव इनको कहा गया। नदी सूक्त में कुल 25 नदियों का वर्णन मिलता है और संपूर्ण वैदिक साहित्य में 33 नदियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, सरस्वती नदी आर्यों की पवित्र नदी थी और इसे नदीतमा कहा गया है। ठीक, अब देखिए आगे। अब यहाँ पे हम जो है ना कुछ प्रमुख नदियाँ, वैसे तो लगभग सारी यही हैं, इसके अलावा मैंने कोई रिवर को छोड़ा नहीं है। तो जो प्रमुख नदियाँ थी ऋग्वैदिक काल की, जो ऋग्वैदिक आर्य थे उन्हें किस नाम से पुकारते थे और वर्तमान में उसे किस नाम से जानते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। कुंभा ये काबुल नाम से अब जानी जाती है, क्रुमु ये कुर्रम नाम से जानी जाती है, गोमती, गुमल, सुवस्तु, स्वात। ठीक है, ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं यहाँ पे, ये अफगानिस्तान की नदियाँ हैं। ठीक है, और अब ये नदियाँ देख लीजिए। सिंधु, पहले सिंधु था, अब उसे सिंधु हम बोलते हैं। वितिस्ता का नया नाम झेलम है। अस्किनी चिनाब, परुष्णी ये रावी नदी है। विपाशा व्यास नदी है। शतुद्री सतलज नदी, और सरस्वती को गग्गर भी कहते हैं और सरस्वती भी कहते हैं। ठीक है, ये इंडिया में है सारी की सारी। ठीक है, चलिए अब आ जाइए इनका राजनीतिक जीवन पे। देखो राजनीतिक जीवन कैसा था इनको, मतलब यहाँ पे भी राजा रहता था, कबीला होता था इनका। तो कबीले को जन कहा जाता था। ठीक है, और जो जन का मुखिया होता था यानी कि कबीले का जो मुखिया होता था उसे राजा कहते हैं। ठीक है ना, और राजा जो है वंशानुगत होता था। ठीक, जो राजा है उसको ना अन्य नामों से ही पुकारा जाता था। जैसे कबीले को जन कहा, वैसे ही राजा को जनस्य गोपत यानी कि जन का रक्षा करने वाला, पुरभेदता दुर्गों को भेदने वाला। ठीक है, ये इसके अन्य उपनाम है। ठीक, बलि, अब बलि क्या है, एक स्वैच्छिक कर होता था यहाँ पे, लेकिन ये ना जो कबीले के अन्य सदस्य होते थे वो राजा को देते थे। ठीक है ना, यानी कि मतलब वो स्वेच्छा से देते थे, सर कोई मतलब ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं थी राजा की तरफ से कि आपको बलि देनी ही देनी है। ठीक है, वो कोई भी कर हो सकता है, कर के फॉर्म में कुछ भी दे सकते हैं। ठीक, फिर आते हैं राजा की सहायता हेतु परिषद। ठीक है, राजा जब अपना शासन चलाएगा, अपने कबीले की रक्षा करेगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सदस्य की कुछ न कुछ होने चाहिए, मतलब साख सहयोगी होने चाहिए। तो एक सभा थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत ग्राम्य लोग, श्रेष्ठ लोग या वृद्ध जन आते थे। ठीक है, और दूसरी समिति थी जो जो ना केंद्रीय लोगों से मिलकर बनी होती थी, और इसमें जो है राजा भी प्रतिभाग करता था। ठीक है, वित्य, वित्तीय जो थी ना, सैनिक, गैर सैनिक और धार्मिक लोगों की संस्था थी। मतलब यहाँ पे ये सारे के सारे लोग रहेंगे, युद्ध संबंधी जो भी निर्णय होंगे इसके अंतर्गत होते थे। ठीक है, लेकिन जो श्रेष्ठ लोग थे, अगर आपसे बेसिकली क्वेश्चन है सभा और समिति क्या थी, तो ये राजा की सहायता के लिए परिषद बनाई गई थी। राजा के लिए पदाधिकारी,
अब राजा के लिए कुछ अन्य पदाधिकारी भी होते थे, मतलब वही इनका मंत्रिमंडल जो था उसके लिए कुछ अन्य पदाधिकारी थे। पुरोहित प्रमुख पदाधिकारी होते थे, सेनानी सैनिक कार्यों का सहयोगी होता था, ग्रमणी ठीक है गांव का मुखिया, सूत रथ को हाँकने वाला, करमार धातुओं का कार्य करने वाला, स्पर्श ये गुप्तचर को कहा जाता था। ठीक है, अब इनका सामाजिक जीवन देख लीजिए। अभी तक हमने राजनीतिक जीवन देखा, अब हम सामाजिक जीवन देखेंगे। यह दो वर्गों से बना था, आर्य और अनार्य। सामाजिक जीवन जो है आर्य और अनार्यों से बना हुआ था। अंतिम चरण इसकी वर्ण व्यवस्था होती है और उसके बाद इसका पतन हो जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त के अंतर्गत 4 वर्ण की उत्पत्ति बताई गई है। और ये जो चारों वर्ण है ना, ये कर्म के आधार पे हैं कि कौन क्या कर्म करता है, उसके बेस पे उसको वर्ण निर्धारण किया गया है। ठीक है, जैसे कि मुख से ब्राह्मण, बाह से राजन्य, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र का उद्भव माना गया है। ठीक है, अब विवाह की स्थितियां देख लीजिए, यानी इससे हमें स्त्रियों की दशा का पता भी चलेगा कि आर्य समाज में स्त्रियों की प्रति क्या था। वैसे ये मात्र सत्तात्मक भी था, स्त्रियों की इज्जत करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वह तो ये दहेज प्रथा को यहाँ पे कहा गया था क्योंकि दहेज प्रथा यहाँ एग्जिस्ट करती थी, तो वह तो दहेज प्रथा को कहा जाता था। अमाजो आजीवन विवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था। नियोग ये जो है ना, नियोग प्रथा जो है विधवा विवाह प्रथा को कहा जाता था। और जब इसका तब इस स्त्री को जो है ना क्षेत्र कहा जाता था, मतलब अगर इसे विवाह कर लेती है तो उसे क्षेत्र कहा जाएगा और उसके उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता था। ठीक है, अनुलोम विवाह, उच्च वर्ण पुरुष तथा निम्न वर्ण की स्त्री अगर शादी करती है तो उसे अनुलोम विवाह कहा गया है। और प्रतिलोम विवाह, जब निम्न वर्ण पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री शादी करती है उसे प्रतिलोम कहा गया है। ठीक है, इसको ना अंतरजातीय विवाह भी कहते हैं। किसको? ये अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह जो है इसको अंतरजातीय विवाह भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे है प्रमुख आभूषण। तो प्रमुख आभूषण क्या क्या थे इनके? जैसे जैसे कुंभ, ये सिर पर धारण करने वाला एक आभूषण था इनका। कुरीर मांग टिका को कहा जाता है। कर्ण शोभन कान का आभूषण है। निष्क गले का आभूषण है। कड़ा हाथ का। खंडनुए ये पैर का आभूषण है। अब यहाँ पे एक निवी था, तो निवी मैंने लिखा नहीं क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र। ठीक है ना। मूर्धनी हाथ की अंगूठी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें। अब इसके बाद इसके वस्त्र हैं और भी बहुत सारी डिटेल, अभी वैदिक शब्द बहुत आगे डिटेल बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लॉन्ग वीडियो को आप लोग थोड़ा इतना देख नहीं रहे हो, उस पर जो आपका रिटेंशन आ रहा है बहुत कम आ रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट बना रहा हूँ। तो एक बार देख लो, एक सैंपल हो जाएगा आपके लिए कि कितनी डिटेल्स है वीडियो में। जो लोग पहली बार देख रहे हैं आपको सैंपल पता चल जाएगा, देन आगे आपको फिर डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए, धन्यवाद।